प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मोबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। सबसे पहले व्हाट इज द मोबिलिटी। हमने जैसे कि पीछे पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। मोबिलिटी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगी उसको हम कहेंगे मोबिलिटी। कि इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मोबिलिटी को हम इस म्यू द्वारा दिखाएंगे, इस सिंबल द्वारा। म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी द्वारा लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई द्वारा लिखते हैं। अब हमने पीछे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी हमने निकाली थी क्यू ई टो डिवाइड बाय एम। यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आएगा क्यू ई टो डिवाइड बाय एम और ई डिवाइड बाय ई। ई से ही कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्यू इंटू टो डिवाइड बाय एम। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ मोबिलिटी कि म्यू इज इक्वल टू क्यू टो डिवाइड बाय एम। दिस इज नोन एज मोबिलिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी मोबिलिटी की? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी I और VD के बीच में क्या रिलेशन है। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। अब इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इनटू लेंथ। उसके बाद मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में N जो है N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर इसका वॉल्यूम AL है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितना होगा? N इंटू A इंटू L। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब E अगर चार्ज हो पर इलेक्ट्रॉन का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, कि हर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है, तो टोटल जो चार्ज होगा कंडक्टर के अंदर वो कितना होगा? इफ E इज द चार्ज ऑफ each electron, therefore total charge किसके बराबर होगा? Q is equal to N into A into L into E। और मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूं, Q is equal to ALN into E। This is the total charge in a conductor। अब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद ए बैटरी। मैंने यहां से एक बैटरी जोड़ दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी। करंट जो है वो चलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे और जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होगी, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी राइट टू लेफ्ट साइड। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना टाइम लेंगे इस पूरे कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए, जिसकी लेंथ जो वो L है। अब अगर हम देखें कि टोटल टाइम कितना होगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
डिस्टेंस कितना L है, वेलोसिटी कितनी है VD है। तो मैं लिखूंगा अब कि टोटल टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन और टोटल टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम, T इज इक्वल टू लेंथ L, वेलोसिटी VD। और हमें पता है कि करंट किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, दिस इज द करंट। और Q की वैल्यू हमने अभी निकाली है ALN इंटू E एंड T की वैल्यू निकाली है L अपॉन VD। पुट दो वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ALNE डिवाइड बाय L अपॉन VD। इसको अगर हम सोल्व करें, L से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, हमारे पास होगा ALNE तो हमारे पास एक रिलेशन आ गई, I इज इक्वल टू ANEVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां से हम कुछ और फार्मूले भी निकाल सकते हैं। Subscribe if you like this channel and you feel it useful for students. Subscribe to it. It is free and press bell icon. If there is no subscription, this channel has to be closed down. To continue the channel, it is necessary that you have subscribed. Please press the subscribe icon right now. Thanks. अगर हम यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, और हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले मोबिलिटी पढ़ा है कि मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू VD डिवाइड बाई E। यहाँ से VD की जो वैल्यू है वो क्या होगी, म्यू इंटू E। इफ द ड्रिफ्ट दिस वेलोसिटी इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन वी कैन राइट म्यू टू म्यू E। दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट I इज इक्वल टू ANE mu E into E। This is the another equation of current and mobility। और यहां से अगर हम इसी इक्वेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली इक्वेशन में कि VD इज इक्वल टू E टो डिवाइड बाय M, तब हम यहां से I की जो वैल्यू है वो क्या निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टो E डिवाइड बाय M। दिस इज द अनदर इक्वेशन ऑफ करंट। अब है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। यानी किसी भी सर्किट डायग्राम में या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम I करंट देते हैं तो I करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। लेकिन ये कब होगा, जब जो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सभी की सभी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो I हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है V के। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ 10वीं और 11वीं क्लास में भी। अब यहां से हम लिख सकते हैं और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल के नाम का एक कांस्टेंट है R, V इज इक्वल टू IR। दिस इज द ओम्स लॉ। R क्या है, R एक कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इस R की जो वैल्यू है वो हमेशा डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, उसकी शेप क्या है, और वो किस नेचर का मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल। R डिपेंड करता है, R डिपेंड्स अपॉन लेंथ, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल। उसके बाद है कि ओहमिक सर्किट कौन से होते हैं। ओहमिक सर्किट जैसे इसके नाम से पता चलता है, ओहमिक जो सर्किट ओम्स लॉ को ओबे करते हैं,
द सर्किट विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक सर्किट। यानी किसी भी सर्किट डायग्राम में जब हम करंट सप्लाई करते हैं वो हमेशा V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इस प्रकार के सर्किट को हम ओहमिक सर्किट कहते हैं। अगर हम एक ग्राफ बना के समझें इसको, कि अगर ये कोई ग्राफ है V और I के बीच में, ये I है, ये V है, इनके बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, जितनी वैल्यू हम V की बढ़ाते हैं उसी रेशो से I की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये V है, ये I है, ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, ये है 3, तो ये है 2, ये 6, ये 4, ये 9, ये 6, ये 12, ये 8। अगर इस प्रकार बढ़ता है, अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो ये हमेशा किस प्रकार आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आती है। V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब है वो जो सर्किट है हमारे पास वो किस प्रकार का है, वो है ओहमिक सर्किट। इसी प्रकार अगर हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है I और V के बीच में, ये है रेजिस्टेंस R2, ये है रेजिस्टेंस R1। अब क्वेश्चन ये है कि R1 और R2 में से ग्रेटर देन कौन सा है, विच इज ग्रेटर R1 एंड R2। यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालते हैं, I की वैल्यू ये है और V की वैल्यू हमारे पास ये है। इसी प्रकार अगर हम यहां से I की वैल्यू देखते हैं तो I की वैल्यू ये है और V की वैल्यू ये है। हमारे पास एक रिलेशन है कि V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, और V अपॉन I इज इक्वल टू R। यानी अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ करंट की वैल्यू किस में कम है, R1 में ज्यादा है, कम है। इसका मतलब है R1 क्या होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। उसके बाद है नॉन ओहमिक सर्किट। नॉन ओहमिक वो सर्किट जो ओम्स लॉ को ना फॉलो करें, कि सर्किट विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ नोन एज द नॉन ओहमिक सर्किट। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब है, सेमीकंडक्टर्स हैं बहुत से जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं। अगर हम एक ग्राफ की सहायता से देखें तो हमें पता है कि ओम्स लॉ के अंदर I और V का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन नॉन ओहमिक का मतलब है कि जब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में ज्यादा हो जाता है या फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहते हैं तो V और I दोनों प्रोपोर्शनल नहीं रहती हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन जो V और I के बीच में आती है वो स्ट्रेट लाइन न होके वो इस प्रकार कर्व हो जाती है। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन ओहमिक डायग्राम और नॉन ओहमिक ग्राफ। तो नॉन ओहमिक सर्किट, द सर्किट विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ नोन एज नॉन ओहमिक सर्किट। ये लिमिटेशंस भी है ओम्स लॉ की। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, एक तो है नॉन ओहमिक सर्किट, कि कोई भी नॉन ओहमिक सर्किट होगा वो एक लिमिटेशन के रूप में होगा ओम्स लॉ की। दूसरी, इफ ए लार्ज फ्लो ऑफ सर्किट, अगर हम कोई सर्किट है जिसमें से I की जो वैल्यू है वो ज्यादा कर देते हैं, अगर I की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमने जूल्स लॉ पढ़ा है कि H इज इक्वल टू होता है I² RT। यानी अगर I की वैल्यू बढ़ती है तो इस नियम के अनुसार उस सर्किट में हीट भी वैल्यू बढ़ेगी, और हीट अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है तो जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो आती है हमारे ग्राफ में वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी और वो किस प्रकार की होगी, कर्व टाइप की होगी। यानी I और V के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन न होके वो कर्व टाइप में होगा। तो ये एक लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की, नॉन ओहमिक सर्किट। और if a large current flow a circuit according to Joule's law of heating, H is equal to I² RT, heating take place and resistance of the conductor or circuit also increase, so the graph line between V and I is non-linear. These are the two limitations of Ohm's law.